कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ नंबर 1 का टेक्स्ट, जिसे हम कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और इसके लेखक हैं मिकेल मोरपर्गो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ने से पहले हर पाठ में यहाँ पर हमें बिफोर यू रीड मिलता है। इसका मतलब इससे पूर्व की जो बातें हैं, इस पाठ की जो बैकग्राउंड है वो हमें समझने में मिलती है इससे, बिफोर यू रीड से। तो चलिए देखते हैं। देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? Do you know which events the dates below refer to? कई डेट्स दी हुई हैं यहाँ पर, जैसे कि 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। इनको भी जानेंगे हम कि ये घटनाएं कब घटित हुई। द आंसर्स आर ऑन पेज 23। अभी मैं आपको ये टेक्स्ट पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in bad condition, the roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas evening. यहाँ तक हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसको आपको उच्चारण बताया, पढ़ना बताया, जिससे कि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। मैं बच्चों इस वीडियो को बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल आराम से और हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए इसको मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पहले लाइन टू लाइन इसका अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं अगली जो है आगे उसको लिखा हुआ भी यहाँ दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री। इतिहास में कुछ डेट्स यानी तारीखें या कोई समय की अवधि कुछ ऐसी होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दैट आर सो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, जिन्हें कि सब कोई जानता है और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, ये जो कहानी आप पढ़ेंगे, मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, वो भी यहाँ दर्शाती है, मेंशन यानी दर्शाती है, ऐसी ही एक तारीख को और घटना को। ए वार बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। ए वार यानी युद्ध, किस किस के बीच युद्ध हुआ बच्चों? ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में। कब हुआ? 1914 में। यू कैन गैस विच वार इट वाज, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध होगा। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, ये तारीखें किन किन किस घटना को यहाँ दर्शाती हैं, क्या आप जानते हैं? इनके बारे में भी हम जानेंगे। अब देखते हैं, पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ में आता है आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप। मैंने आपको पहले जो इसके पहले वीडियो दिया था उसमें पूरी कहानी समझा दी थी, तो अब मैं यहाँ सीधा शुरू कर रहा हूँ इसको, कि जो एक व्यक्ति होता है वो ब्रिडपोर्ट की
एक जंक शॉप में जाता है। जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ी की दुकान, जिसमें जो पुराना टूटा फूटा सामान होता है वो सामान होता है। तो वहाँ से वो व्यक्ति कुछ खरीदना चाहता है, और जो चीज़ वो खरीदना चाहता है वो होती है रोल टॉप डेस्क। एक डेस्क होती है, ये कई दराजें होती हैं इसमें, और ये पढ़ने के भी काम आती है। तो आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे देखा एक कबाड़ी की दुकान में ब्रिडपोर्ट में। द मैन सैड, द मैन, अब यहाँ द मैन का मतलब है जो दुकान का मालिक था कबाड़ी, वो उसने कहा कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, कि यह प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की है। एंड ओक, और ओक से बनी हुई है। ओक यानी कि एक बलूत की एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, बहुत अच्छा मजबूत फर्नीचर बनता है इससे। तो यहाँ ओक शब्द इसके लिए आया है। आई हैड वांटेड वन, फिर वो कहता है कि मुझे एक चाहिए, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, किंतु वे सारी बहुत अधिक एक्सपेंसिव यानी महंगी थी। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, और दिस वन यानी कि जो उसे पसंद आ रही थी, जो उसने देखी थी, वो बहुत ख़राब हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो उसका ऊपरी हिस्सा था वो बहुत कई सेवरल अनेकों पीसेज यानी टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मैंडेड, एक टांग बुरी तरह मुड़ी हुई थी उसकी, ठीक की हुई थी उसको। स्कॉच मार्क्सेस ऑल डाउन वन साइड, और उसमें स्कॉच मार्क्स थे, जलने के निशान थे एक तरफ। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन यह बहुत कम धन में प्राप्त हो रही थी। तो उसने सोचा, आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक रिस्क होगा। ए चैलेंज, एक चुनौती होगी। बट आई हैड टू हैव इट, किंतु मुझे इसे करना ही था, क्योंकि उसके पास उतना धन नहीं था ज़्यादा, तो उसे उस कम धन में उसको खरीद कर ठीक करना था, उसकी आवश्यकता थी, तो वो उसने उसे ले लिया। आई पेड द मैन, पेड यानी भुगतान किया उस आदमी को, द मैन, एंड ब्रॉट इट बैक, और इसे वापस ले आया। टू माई वर्क रूम, मेरे वर्क रूम में जहाँ मैं काम करता था। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि गैराज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को। यहाँ तक हम आज इस पार्ट को पढ़ेंगे, तो डिटेल से मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन और इसके प्रत्येक शब्द की हिंदी और उसके बाद पूरे सेंटेंस की हिंदी में बता रहा हूँ, तो जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से ये पार्ट क्लियर हो जाएगा और आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको लाइन टू लाइन फिर से देखते हैं। देयर आर, अब यहाँ शुरू से हम देखते हैं, इसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है जो हमने अभी पढ़ा था। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री। देयर यानी वहाँ, अब मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। आर यानी है, सम डेट्स कुछ तारीखें, और पीरियड्स समय की अवधि, ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री इतिहास में, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, दैट आर सो सिग्निफिकेंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ महत्वपूर्ण, दैट जिससे कि एवरीवन नोज, नोज यानी होता है जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, और रिमेंबर्स यानी याद रखता है, देम उन्हें। तो इसका पूरा देखिए बच्चों, अंग्रेजी में और हिंदी में लिखने में शब्दों में बहुत अंतर होता है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आती है लास्ट में, जबकि अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसलिए हमें ऐसा कैसा सीधा अर्थ नहीं मिलेगा। अब इसे हम जैसे हम शब्दों का अर्थ देख रहे हैं उसके अनुसार हमें सेंटेंस बनाना पड़ता है, और उस बनाने में बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं बनता है। किसी भी भाषा का अनुवाद वैसा नहीं होता है जैसे कि पूरे शब्द होते हैं उसमें, उसको अपने हिसाब से हमको उस अर्थ को लेना होता है, और उस अर्थ को समझ करके और उसका वाक्य बनाना पड़ता है। तो इसलिए कुछ एक दो शब्द इसमें कम ज़्यादा होते हैं अर्थ में, इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कि इतिहास में कुछ काल और तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति जानता है और याद रखता है। मैंने यहाँ पर आपको जो वर्ब्स आई हैं उनकी फॉर्म्स भी बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको साथ के साथ ये वर्ब की फॉर्म याद हो। रिमेंबर की जो सेकंड फॉर्म होती है रिमेंबर्ड, और थर्ड फॉर्म होती है रिमेंबर्ड। यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था, इसलिए यहाँ एस लगाया है, ता है ती है,
रखते हैं। प्रेजेंट सिंपल पहला ही टेंस है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो रिमेंबर्स यानी याद रखता है, और इसकी फॉर्म है रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। आगे अगली लाइन आती है, द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। देखिए, मेंशंस का मतलब है उल्लेख करती है, वन सच यानी एक ऐसी ही तारीख, और इवेंट यानी घटना। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक युद्ध किस किस के बीच? ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच। बिटवीन, देखिए बिटवीन यहाँ पर आया, ये बिटवीन का प्रयोग होता है दो चीज़ों के बीच में। अगर अमंग आता है, यानी कि अमंग का प्रयोग भी बीच में के अर्थ में होता है, लेकिन ये होता है अनेकों चीज़ें, एक दो से अधिक अगर चीज़ें हों तो अमंग का प्रयोग होता है, और अगर दो चीज़ें होती हैं तो किसका प्रयोग होता है? बिटवीन का। तो यहाँ ब्रिटिश और जर्मन्स दो हैं, तो इसलिए यहाँ इसका प्रयोग हुआ है बीच में के अर्थ में, बिटवीन का। इसका अर्थ पूरी लाइन का आप देखते हैं तो इसका अर्थ होगा, यह कहानी जो तुम पढ़ोगे वह भी एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करती है, ब्रिटिश और जर्मनी के बीच 1914 में हुआ एक युद्ध। कैन यू गैस विच वार इट वाज? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह कौन सा युद्ध था? गैस यानी होता है अनुमान लगाना। एक चीज़ और यहाँ एक विशेष थी, रीड की फॉर्म। देखिए, रीड की फॉर्म जो होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये तीनों स्पेलिंग तो एक ही होती है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फर्स्ट फॉर्म में रीड होता है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में होता है रेड। तो इसलिए बच्चों इसको हम ध्यान रखेंगे, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड। यहाँ पर विल के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसलिए रीड फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ मैंने रीड लिखा है। लेकिन अगर कहीं पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है या थर्ड फॉर्म का होता है तो हम उसे प्रोनाउंस करेंगे रेड, ये ध्यान रखेंगे। तो कैन यू गैस विच वार इट वाज? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, गैस यानी अनुमान, कि यह कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? बिलो यानी होता है नीचे या निम्नलिखित, नीचे दी हुई। तो क्या तुम जानते हो कि निम्नलिखित घटनाएं और तारीखें किस घटना का उल्लेख करती हैं? यहाँ देखिए, हम नो की फॉर्म जान लेते हैं। नो यानी जानना, न्यू सेकंड फॉर्म होती है इसकी, जाना, और नॉन यानी जान चुका। तो नो, न्यू, नॉन, ये फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ साथ के साथ आपको याद हो जाएगी। नो, यहाँ देखिए ये फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, डू यू नो, डू है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हम डेट्स देख लेते हैं पहले। पहली डेट है 4 जुलाई 1976। यहाँ ये जो डेट बताती है वो अमेरिका का जो स्वतंत्रता का घोषणा थी, प्रथम घोषणा, वो बताती है ये डेट। 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज उड़ाया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम डाला गया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी शहीद हुए थे, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे, और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। तो इस प्रकार से ये डेट्स हैं। वैसे ही ये 1914 भी एक महत्वपूर्ण डेट है, ये भी विश्व युद्ध के आसपास की घटनाओं से संबंधित डेट है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। अब यहाँ से इसका टेक्स्ट पार्ट 1 शुरू होता है, पार्ट 1 का। अभी हमने अब तक जो देखा था वो परिचय था। यहाँ मैंने हर शब्द का आपको उच्चारण भी लिखा हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। आप इसे PDF में प्राप्त करके भी अपनी पढ़ने में जो है कमज़ोरी अगर कोई, तो उसे सुधार सकते हैं। और यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। स्पॉटेड का अर्थ होता है देखा, और जंक शॉप का मतलब यहाँ पर है कबाड़ी की दुकान। मैंने इसे ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ी की दुकान में देखा, जो कि एक रोल टॉप डेस्क थी। यहाँ ये स्पॉट वर्ब है, इसलिए इसकी तीनों फॉर्म मैंने लिख दी, स्पॉट, स्पॉटेड, स्पॉटेड। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक।
द मैन, अब ये देखिए यहाँ द शब्द का प्रयोग हुआ है और हम जानते हैं कि द स्पेसिफाई करने के लिए किसी चीज़ को विशेष के लिए होता है, और यहाँ इस द मैन का मतलब है कि वो आदमी जो जंक शॉप में था, यानी कि जंक शॉप का मालिक, उसने कहा। अगर खाली मैन आता तो कोई भी आदमी के लिए प्रयुक्त हो सकता था, ए मैन आता यानी कोई आदमी, लेकिन द मैन यानी कि वो आदमी जो जंक शॉप में खड़ा हुआ था, तो यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग उसे उस जंक शॉप के व्यक्ति को स्पेसिफाई करने के लिए हुआ है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, कि यह अर्ली यानी प्रारंभिक, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की थी। एंड ऑक, और ऑक के उसकी स्पेसिफिकेशन थी कि ऑक की बनी हुई थी। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको रोल टॉप डेस्क का चित्र दिखाने की कोशिश की है, कुछ इस तरह की होती है, और मैंने यहाँ पर ये ऑक से बनी हुई रोल टॉप डेस्क सर्च की थी, तो कुछ इस तरह से ये चित्र मुझे दिखे थे, तो आप देख सकते हैं रोल टॉप डेस्क इसी तरह की थी। हम उसके जो पाठ के चित्र में देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह के कुछ कॉलम बने हुए हैं और ऊपर लिखने का है। तो ये थी प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की और ऑक से बनी हुई। तो उस आदमी ने कहा कि यह प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की थी और ऑक से बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, मैं एक चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, किंतु वे सभी बहुत अधिक महंगी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी महंगी खरीद सके। तो यहाँ देखिए एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगी, और वांटेड यानी चाहता था। इसकी फॉर्म भी हम देख सकते हैं, वांट, वांटेड, वांटेड। मैं उनमें से एक चाहता था किंतु वे बहुत अधिक महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, अब उसकी नज़र एक रोल टॉप डेस्क पर पड़ती है और वो कहता है कि दिस वन, ये जो मुझे दिख रही है ये बहुत ही खराब स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो उसका रोल टॉप था, ऊपर का भाग था, वो बहुत टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक टांग को बड़े बुरे तरीके से सुधारा हुआ था, मतलब जैसे ओरिजिनल पोजीशन में होता है वैसा नहीं था, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और जलने के निशान, स्कॉर्च यानी होता है जलने के, मार्क्स यानी निशान, जलने के निशान सभी तरफ नीचे दिखाई दे रहे थे। यह, अब इसका पूरा लाइन टू लाइन अर्थ देखते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि यह बहुत खराब हालत में थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। रोल टॉप अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, एक टांग भद्दे तरीके से सुधरा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक तरफ नीचे जलने के निशान थे। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, मेंड की फॉर्म देखते हैं यहाँ बच्चों, ये मेंड वर्ब है यहाँ पर, और हमने यहाँ देखा इसकी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, मेंड, मेंडेड, मेंडेड, ये इसकी फॉर्म होती है। मेंड यानी होता है सुधारा हुआ। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, किंतु ये उसे बहुत कम धन में मिल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपन इसको सुधार सकते हैं। उसे कुछ सुधारना आता था उनको, तो उसने कहा कि मैं इसे ले लेता हूँ, मेरे पास जितना धन है उसमें काम चल जाएगा और मैं घर जा करके इसको सुधार लूँगा। तो उसने उसे ले लिया। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यह बहुत कम धन में मिल रही थी। वेरी लिटिल यानी बहुत कम, और मनी यानी धन, तो उसने उसे ले लिया। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, आई यानी मैंने, थॉट यानी सोचा कि मैं इसे सुधार सकता हूँ। रिस्टोर करना यानी सुधारना, तो मैंने सोचा कि मैं इसे सुधार सकता था। थॉट देखिए सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो ये पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज किया था हमने, एस ई एस के साथ भी किया था, डू डच के साथ। उसी तरह यहाँ सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल के टेंस के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुई है, इसलिए इसमें जैसे लास्ट में ता था आया था, उसमें ता है आता है प्रेजेंट सिंपल में। यहाँ इसकी फर्स्ट फॉर्म देख लेते हैं, थिंक, थॉट, थॉट। ये थिंक से बनी है थॉट, तो थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, थॉट यानी सोच चुका। ये थर्ड फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ देखा हमने। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट, यह एक रिस्क हो सकता था, रिस्क यानी जोखिम, चैलेंज यानी चुनौतीपूर्ण हो सकता था, बट यानी किंतु, आई हैड टू हैव इट, मुझे इसे लेना ही था। यह एक जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण हो सकता था, किंतु मुझे इसे लेना था।
आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक। पेड यानी यहाँ हम देख सकते हैं भुगतान करना, और ब्रॉट यानी खरीदा। मैंने उस आदमी को भुगतान किया और इसे ले आया बैक पीछे, टू माई वर्क रूम, मेरे काम करने की जगह पर, एट द बैक ऑफ द गैराज। गाड़ी जो सुधारने की जगह होती है उसे कहते हैं गैराज, तो गैराज के पीछे वो उसे ले करके आ गया। यहाँ देखिए ब्रिंग वर्ब है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आई है ब्रॉट, वो अपनी कहानी का वर्णन कर रहा है, इसलिए उसने कहा कि मैंने उसे खरीद लिया था और मैं इसे ले आया, तो ये ब्रॉट का प्रयोग हुआ है सेकंड फॉर्म का। मैंने उस आदमी को भुगतान किया और इसे वापस गैराज के पीछे मेरी कार्यशाला में ले आया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। बिगेन यानी शुरू किया। यहाँ देखिए बिगिन वर्ब है, बिगेन इसकी सेकंड फॉर्म है। ये देखिए यहाँ पास्ट टेंस की वजह से यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन यानी शुरू किया, बिगन यानी शुरू कर चुका। इसकी याद रखेंगे हम फॉर्म, बिगिन, बिगेन, बिगन। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आई शुरू किया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। EVE यहाँ पर ये देखिए EVE लिखा हुआ है, तो यहाँ EVE का मतलब है शाम को। इसकी जो इवनिंग है उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, हम इवनिंग कहते हैं, वहाँ शॉर्ट में EUB कह देते हैं। तो मैंने इस पर क्रिसमस की शाम को काम करना शुरू किया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। अब देखिए बच्चों, थोड़ा आपका यहाँ कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। कई बार आप देखते हैं कि जो एस है उसका उच्चारण से होता है और कई बार एस का उच्चारण जय के रूप में होता है। तो एक छोटा सा नियम हम ध्यान रखेंगे तो ये 99.99% केसेस में काम करेगा। 100% तो देखिए कुछ भी नहीं होता, कई चीज़ों के अपवाद भी मिल जाते हैं कई बार, लेकिन ये आपकी इस समस्या को दूर करने में बहुत मदद करेगा ये नियम। अगर शब्द के अंत में टे, पे, के, थे और फे आते हैं तो लास्ट में एस का उच्चारण से होता है। जैसे यहाँ मैट में टे है, इसलिए जो ये एस है इसका उच्चारण से होगा, इसको हम बोलेंगे मैट्स। इसी तरह यहाँ पे है कैप में, इसलिए ये होगा कैप्स। यहाँ के है कुक में, इसलिए इसका उच्चारण होगा कुक्स। यहाँ टफ में फे है, इसलिए उसका उच्चारण होगा टफ्स। क्लॉथ में थे है, इसलिए उसका उच्चारण यहाँ लास्ट में से का उच्चारण होगा, एस का उच्चारण होगा से, क्लॉथ्स। तो इन सभी शब्दों का एक बार फिर से उच्चारण करके मैं बता देता हूँ। इनका उच्चारण है मैट्स, कैप्स, कुक्स, टफ्स, क्लॉथ्स। किंतु कई बार हम देखते हैं अंत में जय का भी उच्चारण हो रहा है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अंत में किसी शब्द के अंत में रे, में, ने, गे, डे, बे, दे या ले हो तो जय का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गे, एग, ये देखिए हमने ये गे शब्द लिखा है ना, तो यहाँ एग नहीं, एग्स नहीं होगा उच्चारण, इसका उच्चारण होगा एग्ज। अंत में जय आएगा, एग्ज, बेड्स। ये डे है, डे होने के कारण इसका उच्चारण जो अंत में होगा वो जय होगा। ऐसे ही ले लास्ट में है, किल के अंत में ये ले शब्द है, इसलिए यहाँ इसका उच्चारण होगा किल्ज। कब्ज, ये बे है, ये देखिए बे, तो बे होने के कारण इससे एस का उच्चारण होगा जैसे लास्ट में जय, कब्ज। स्टोरीज, आप देखते हैं ये शब्द तो हमारा बहुत परिचित है। यहाँ देखिए एस आया है, लेकिन एस का उच्चारण से नहीं होता, हम देखते हैं, जानते हैं, हम इस शब्द को बार बार बोलते हैं। तो अगर अंत में कोई मात्रा भी हो, ई, ए, ओ, ये देखो स्टोरी ई, तो भी अंत में ऐसे स्वर के उच्चारण पर होने पर भी अंत में क्या होगा, जय का उच्चारण होगा। वे, जैसे ए का उच्चारण हो रहा है अंत में, तो यहाँ वेज हो जाएगा, स्टोरीज। ये हमें ध्यान रखना है, पाठ को पढ़ते समय शब्द कई आए हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश की है। अब देखिए एक और कन्फ्यूज़न होता है, कई बार द का उच्चारण दी होता है और कई बार द का उच्चारण द होता है। तो ये कैसे होता है, इसको भी हम जान लेते हैं, इसके अंतर को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर द
के बाद में अगर जो शब्द है वो शब्द व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। व्यंजन तो हम जानते हैं बच्चों, ए से लेकर और ये ए आई ऊ री ए आई ओ अंग है, ये सब क्या है, स्वर। और जबकि कैसे लेकर के ज्ञानी तक क्या कहलाते हैं, व्यंजन। तो जो हिंदी के व्यंजन से हम इसको समझेंगे, तो अगर इसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, द के बाद जो शब्द आया है उसका, तो द का उच्चारण टी एच ई का उच्चारण द होगा। लेकिन अगर इसका स्टार्टिंग स्वर से हो रही है, ये देखिए ई क्या है, स्वर है, तो फिर इसका उच्चारण होगा दी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमें, इस नियम को भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ नंबर 1 का पार्ट 1 समाप्त होता है। आपको ये पाठ कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।